सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अवधि का मतलब क्या है। अवधि का मतलब होता है कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अवधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे अवधि के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। अवधि के अन्य नाम। अन्य नाम, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अवधि के अन्य नाम का मतलब क्या है। अवधि के अन्य नाम का मतलब होता है कि अवधि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौशली, बैसवाड़ी, पुरानी, ठीक है। तो ये हमारा अवधिक अन्य नाम है। बंगाली सूफी कवियों ने अवधि को गोहानी या गोयानी नाम दिया है। बंगाली सूफी कवियों ने अवधि को गोहानी या गोयानी नाम दिया है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अवधि के विकास। देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि अवधि किससे विकसित है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि किससे विकसित है? अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है, अवधि किसकी एक बोली है? अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार
अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी का मतलब क्या है? अर्धमागधी का मतलब क्या होता है? अर्धमागधी देखिए, अर्धमागधी का मतलब क्या होता है? अर्धमागधी का मतलब होता है कि सौर सेनी और मागधी के मध्य को अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी किसे कहते हैं? अर्धमागधी का मतलब होता है कि सौर सेनी और मागधी के मध्य को अर्धमागधी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। कोसली से हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख 8वीं सदी ग्रंथ कुंवल यमाला में मिलता है। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख 8वीं सदी ग्रंथ कुंवल यमाला में मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोसली का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था, तो कोसली का उल्लेख कुंवल यमाला ग्रंथ में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोसली का उल्लेख कौन सी सदी में हुई थी, तो 8वीं सदी में। कोसली का उल्लेख किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। कोसली का उल्लेख किस भाषा के रूप में हुआ था? तो कोसली का उल्लेख देसी भाषा के रूप में हुआ था। अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का काल माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का काल माना जाता है। अवधि के विकास के स्वर्ण काल को ही परिपक्व काल कहा जाता है। अवधि के विकास के स्वर्ण काल को ही परिपक्व काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि के क्षेत्र सबसे पहले समझ लीजिए कि अवधि का क्षेत्र का मतलब क्या है। अवधि का क्षेत्र का मतलब होता है कि अवधि भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, अवधि के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, मिर्जापुर, बस्ती के कुछ हिस्से, जौनपुर,
अवध, अयोध्या। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अवधि के क्षेत्र है, यहाँ के जो निवासी हैं अवधि बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि अवधि का केंद्र कहाँ पर है। अवधि का केंद्र अवध या अयोध्या में है। अवधि का केंद्र अवधि केंद्र कहाँ पर है, अवध या अयोध्या में है। अवध या अयोध्या में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवधि का केंद्र कहाँ पर है, अवधि का केंद्र अवध या अयोध्या में है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अलावा अवधि कहाँ पर बोली जाती है। भारत के अलावा अवधि फिजी में बोली जाती है। भारत के अलावा अवधि फिजी में बोली जाती है। बोली जाती है। देखिए, फिजी एक देश है, वहां पे अवधि बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है। परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है। परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। ठीक है, राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा अवधि है। राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा अवधि है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत है। हिंदी के आधुनिक कवियों में किसने अवधि में कविता लिखी, तो हिंदी के आधुनिक कवियों में अवधि में कविता लिखी त्रिलोचन शास्त्री ने। हिंदी के आधुनिक कवियों में
अवधि में कविता लिखी त्रिलोचन शास्त्री ने। क्वेश्चन ये बनता है कि सूफी काव्य की भाषा कौन सी थी? तो सूफी काव्य की भाषा थी अवधी। अवधि थी। अवधि के प्रथम कवि कौन है? अवधि के प्रथम कवि जायसी है। जायसी है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अवधि के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। लेखक एक तरफ ला लीजिएगा ग्रंथ और एक तरफ लेखक, ठीक है। देखिए, चंदायन या लोर कहा, चंदायन या लोर कहा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद है। मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक है कुतुबन। मधुमालती के लेखक कौन है? मधुमालती के लेखक हैं मंझन। अनुराग बांसुरी इंद्रावती। इसके लेखक कौन है? नूर मोहम्मद है। ठीक है। और ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सूफी कवि हैं। सूफी कवि हैं, सूफी कवि हैं। ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि हरिचरित्र के लेखक का नाम क्या है? हरिचरित्र के लेखक का नाम क्या है? हरिचरित्र के लेखक का नाम है लालचंद राम जन्म के लेखक का नाम क्या है? राम जन्म के लेखक का नाम है सूरजदास।
सत्यवती कथा और अंगद पैज के लेखक का नाम क्या है? सत्यवती कथा और अंगद पैज के लेखक का नाम है ईश्वर दास। रामचरितमानस के लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। पद्मावत के लेखक का नाम क्या है? जायसी। चित्रावली के लेखक का नाम क्या है? उस्मान। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। दिया जाता है। सूफी कवियों ने ठेठ या ग्रामीण अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग कर अपने प्रेमाख्यानों की रचना की है। सूफी कवियों ने ठेठ या ग्रामीण अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग कर अपने प्रेमाख्यानों की रचना की है। ठीक है, देखिए प्रेमाख्यानों का मतलब क्या है? प्रेमाख्यानों का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ चंदायन या लोरिकायन है। सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ चंदायन या लोरिकायन है। या लोरिकायन है।
देखिए, चंदायन या लोरिकायन के लेखक का नाम क्या है? चंदायन लोरिकायन के लेखक का नाम मुल्ला दाऊद है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंदायन या लोरिकायन के लेखक कौन है, तो चंदायन या लोरिकायन के लेखक का नाम है मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं किस शैली में पाई जाती है? ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं किस शैली में पाई जाती है? ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में किसका नाम आता है? अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में पद्मावत का रचयिता जायसी का नाम आता है। अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में पद्मावत का रचयिता जायसी का नाम आता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को किस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था? इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था कि मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो? इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था कि मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि नूर मोहम्मद हैं।
सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि नूर मोहम्मद हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये भी बनता है कि राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं कैसी है। राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं संस्कृत निष्ठ है। राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं संस्कृत निष्ठ है। निष्ठ है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है। बरवे नायिका भेद किसका ग्रंथ है। तो ये रहीम का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है। रहीम का ग्रंथ है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कृष्णायन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कृष्णायन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे हम बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि की विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि की विशेषताएं। अवधि की विशेषताएं। अवधि की पहली विशेषता है अवधि में लोक साहित्य और साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अवधि में लोक साहित्य
और साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पाई जाती है। अवधि की दूसरी विशेषता है, अवधि में य और व को अ बोला जाता है। यह अवधि में य और व को अ बोला जाता है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं करिए, हम हिंदी में बोलते हैं करिए। अगर करिए शब्द को अवधि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? करिए को करिय, 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 ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलते हैं छुअत, हिंदी में बोलते हैं छुअत, अगर छुअत शब्द को अवधि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? छुअत, छुअत, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि की तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि की तीसरी विशेषता, अवधि में अण के स्थान पर न का प्रयोग होता है। ड, र, य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं प्राण, हिंदी में बोलते हैं प्राण। अगर प्राण को अवधि में बोले तो कैसे बोलेंगे? प्राण को प्राण बोलेंगे, प्राण, प्राण। जैसे हिंदी में बोलते हैं यज्ञ, अवधि में यज्ञ को कैसे बोलेंगे? यज्ञ। जैसे हिंदी में बोलते हैं वन, अवधि में वन को कैसे बोलेंगे? वन। जैसे हिंदी में बोलते हैं योगी, अवधि में योगी को कैसे बोलेंगे? जोगी। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अवधि की चौथी विशेषता है, अवधि में ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। अवधि की चौथी विशेषता है, अवधि में ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे जैसे हिंदी में बोलते हैं फल, अगर फल को अवधि में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? फर, फर, ठीक है। अवधि की पांचवी विशेषता है, अवधि को बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। अवधि को बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है।
अधिक है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम अवधि के बारे में कंप्लीट पढ़े हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है।